Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the immunological disorder. तो immunological disorder में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है वो है HIV एड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो HIV एड्स है और ये आपके मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और एज वेल एज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोनों के एस्पेक्ट से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में आज। ठीक है, सबसे पहले हम कि HIV है क्या। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन जैसा आपको पता है कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो HIV मतलब यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसको जो है एक्सप्लेन किया जाता है कि एच इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आई मतलब इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वीकन द इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब अदर इन्फेक्शन की जो रिस्क है उसको बढ़ाने वाला ये HIV इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरस दैट अटैक द बॉडी। ठीक है, तो अटैक करता है बॉडी पे, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम पर जाकर के अटैक करता है, इम्यूनिटी को जो है वो वीक करता है, तो इसीलिए इसको हम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ठीक है, अब एड्स, तो जो कंडीशन है एड्स की वो किस तरह से एसोसिएट है HIV इन्फेक्शन के साथ, तो एड्स यहाँ पर होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है एड्स? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एक सिंड्रोम की कंडीशन है, यानी सिंड्रोम जो एक डिजीज़ ना होकर के बहुत सारा एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंडीशंस जो है उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स जो है वो एक्वायर्ड नॉट इनहेरेंट, यानी मतलब ये क्या होता है, एक्वायर किया जाता है, एक इंडिविजुअल को मिलता है। ठीक है, आई मतलब वीकन द इम्यून सिस्टम, डी यानी कि क्रिएट डेफिशिएंसी ऑफ CD4 सेल्स इन द इम्यून सिस्टम, एंड एस यानी सिंड्रोम और ए ग्रुप ऑफ इलनेस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ए सिंड्रोम की कंडीशन यानी कि कई सारी दूसरी जो कंडीशंस हैं उनको होने के लिए जो है वो एक तरह का इन्विटेशन देने का काम करता है एड्स की। दूसरी जो इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ठीक है, तो वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देती है। यहाँ पर जो है CD4 सेल, ठीक है, तो CD4 सेल जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेल होती है CD4 सेल, जो कि मेनली जो है हमारे जिसको कि T हेल्पर सेल बोला जाता है, यानी हमारी इम्यूनिटी में जो T लिम्फोसाइट होती है उसको हेल्प करने के लिए, यानी कि कोई भी अगर इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको अटैक करने के लिए जो एक्टिवेशन का काम है वो CD4 सेल करती है। तो इसका नंबर ऑफ काउंट जो है वो एड्स की कंडीशन में डिक्रीज़ हो जाता है, यानी HIV इन्फेक्शन हुआ, HIV इन्फेक्शन के बाद धीरे धीरे CD4 सेल काउंट कम होने लगेगा, और ये जब इसका काउंट जो है वो 200 से भी कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम फिर क्या कहेंगे, एड्स की कंडीशन कहेंगे। कि जब ये काउंट जो है वो 200 से भी कम हो जाएगा तो वो कंडीशन फिर एड्स की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि HIV और एड्स जो है वो किस तरह से जो है उसको अफेक्ट करता है और ओवर द वर्ल्ड को, या हम कह सकें कि किस तरह से ये फैला हुआ है। तो एड्स प्रीडिस्पोज अवर बॉडी टू द अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी एड्स में क्या होता है कि एक हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि दूसरे इन्फेक्शन हमें आसानी से होने लगते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो बार बार बीमार पड़ने लगता है। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी डेट रियरली अकर इन द एब्सेंस ऑफ सीवियरली इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसको ये इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं होंगे, जैसे कि निमोनिया नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा नहीं होगा, ठीक है, क्लेमिडिया जो है वो नहीं होगा। तो ये कॉमन इन्फेक्शन है जो कि नहीं होते हैं अगर एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो। बट HIV में क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी, जिसको HIV इन्फेक्शन हो रहा है, इस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी वीक हो रही है, इसलिए उसको आसानी से जो इन्फेक्शन
होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा अभी मैंने बताया कि CD4 सेल काउंट जो है यहाँ पर CD4 लिम्फोसाइट काउंट जो है बिलो 200 सेल्स MCL यहाँ पर हो जाता है, यानी कि पर लीटर में अगर देखा जाए तो 200 सेल से भी कम इसका काउंट हो जाता है। ठीक है, बिलो 40% आर कंसिडर्ड टू हैव एड्स। ठीक है, तो ये CD4 काउंट जो है वो कम होता हुआ कितना हो जाएगा, 14% से भी अगर कम हो रहा है तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, एड्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें HIV वायरस की, तो ये एक RNA वायरस होता है। ठीक है, ये जो है मेनली रेट्रोवायरस फैमिली से आता है। ठीक है, रेट्रोवायरस ट्रांसक्राइब RNA टू DNA। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेन RNA वायरस RNA जीनोम होता है जिसको ये कंटिन्यूसली DNA को जो है कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो है हम एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं डेवलप हो पाया, क्योंकि जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें मैकेनिज्म होता है और कंटिन्यूसली जो है जीनोम इसका चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वायरल जीनोम, तो 2 वायरल स्टैंडर्ड ऑफ RNA फाउंड इन द कोर सराउंडेड बाय द प्रोटीन आउटर कोर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 स्ट्रेंड्स होती हैं RNA की, ये पहला स्ट्रैंड है और ये सेकंड स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये जो है कोटेड होती है एक प्रोटीन लेयर से। ठीक है, तो ये सराउंडेड जो है इसका कोटिंग होता है। ठीक है, बाय द प्रोटीन आउटर कोट। आउटर एनवेलप कंटेन ए lipid matrix with which specific viral genoprotein are embedded. These knob-like structure responsive for binding to the target cells। ठीक है, तो यहाँ पर knob-like के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर जाकर के जो भी टारगेट सेल है वहाँ पर जाकर के बाइंड करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है वायरल जीनोम, इसका आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स की, तो यहाँ मेनली 2 टाइप्स होते हैं, HIV1 एंड HIV2। ठीक है, यहाँ पर मेनली जो है 2 टाइप देखने को मिलते हैं, HIV1 और HIV2। ठीक है, वायरल जीनोम की हम बात करें तो ज़्यादातर जो है वो HIV1 ही है, ज़्यादातर ऑल ओवर इन्फेक्शन जो है वो HIV1 का होता है। ठीक है, HIV2 जो है वो रियर है, यहाँ पर कम केस देखने को मिलते हैं। तो ग्रुप M10 सबसाइड 90% ऑफ ऑल केसेस वर्ल्ड वाइड, यानी 90% जो केसेस हैं वो HIV1 के हैं। ठीक है, 1% केसेस जो HIV2 के देखने को मिलते हैं, इसका स्लोअर प्रोग्रेशन है और वेस्ट एशिया में जो है इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, HIV2 के, बट ज़्यादातर जो है HIV1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर जो हैं सभी को पता है, मेनली जो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं कि जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है तो दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग जो है वो ड्रग्स अगर कोई यूज़ करता है IV रूट से, अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर हैं तो उसको रिस्क ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सब जो है फैक्टर हो सकते हैं जिससे कि जो है सेफर सेक्सुअल प्रैक्टिस बोला जाता है, तो ये पहला रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा जो है एक्सपोज टू द ब्लड बॉडी फ्लूइड, यानी कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर से, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट, कोई भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट या बॉडी फ्लूइड जो है वो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो उसको होगा, या इम्प्लांटेशन किया जा रहा है किसी भी ऑर्गन टिश्यू का, या इम्प्लांटेशन ऑफ इन्फेक्टेड सीमेन जो किया जा रहा है, तो इन सब की वजह से, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में जो है या तो ब्लड और मेनली जो है सीमेन और फिर उसके बाद स्लाइवा, ये 3 बॉडी फ्लूइड जो हैं उसकी वजह से HIV ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, यूज़ ऑफ इंजेक्टेड ड्रग एब्यूज़, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है जो ड्रग एब्यूज़र है, यानी कि इंट्रावीनस रूट से जो है वो सिरिंज की हेल्प से जो है किसी भी तरह की ड्रग यूज़ करते हैं, तो वो जब एक ही सिरिंज जो है मल्टीपल ड्रग यूज़र आपस में शेयर करते हैं तो उनको किसी को अगर एक को HIV है तो उससे बाकी में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र यानी कि जो मेडिकल स्टाफ है और वो HIV पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उनको कोई नीडल
उन्होंने जो है वो यूज़ किया है, और वही जो है उनको गलती से जो है कैपिंग के टाइम जो है नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो उनको रिस्क होती है कि HIV, उनका जो पेशेंट का HIV वो हेल्थ केयर पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए हमेशा जो है यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि रीकैपिंग को अवॉइड करना है। जिस भी पेशेंट का हम जाए वो नॉन है अननोन है, हमें नहीं पता उसको HIV है या नहीं है, हर किसी का जो है डायग्नोसिस नहीं होता। इसलिए जब भी हम हेल्थ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी हम किसी को कोई नीडल प्रिक कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको डायरेक्ट बर्न किया जाए, उसको रीकैपिंग को हमेशा हमको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्टेड मदर टू द इन्फेनेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड द ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रिस्क होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, एक इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बच्चे को जो है HIV ट्रांसमिट हो सकता है। कब हो सकता है? सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है, पर ज़्यादा रिस्क जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिस्क होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अदर सिम्टम्स। तो अदर रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर अल्सरेटिव STD, सेफिलिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स और नॉन अल्सरेटिव STD और कैनकोरॉइड्स, गोनेरिया, क्लेमिडिया, ट्रेकोमोनियासिस, ये सब जो हैं वो STD हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो ये अदर रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं HIV पेशेंट के साथ। मेनली जो है यहाँ सिंबॉलिक है कि किस तरह से HIV ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर जो है अनसेक्सुअल जो है वो फिज़िकल रिलेशनशिप से और मदर से उसके बेबी को, मदर टू द फीटस, एंड द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड IV एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, दीज आर द कॉमन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द HIV इन्फेक्शन। सिम्टम्स की हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है, तो कोई भी इन्फेक्शन आएगा, जब इन्फेक्शन आएगा तो फीवर, फैटिक, सोलोवन लिफ नोड, ठीक है, तो ये जो है डायरिया, वेट लॉस, ओरल ईस्ट इन्फेक्शन और सिंगलेंस यानी हर्पिस जोस्टर। तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट ये कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो सिम्टमेटिक जो है साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्ली सिम्टमेटिक डिजीज़ कब कही जाती है? जब CD4 सेल काउंट हम डिटेक्ट किया और उसका काउंट जो है 500 to 600 सेल्स पर ml आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल कितना होता है CD4 सेल का काउंट? मोर देन अगर 1000 है तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब CD4 सेल काउंट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, 500 से 600 तक हो जाएगा, तो ये एक कह सकते हैं कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है कि इंडिविजुअल को जो है HIV इन्फेक्शन हो सका है और उसका CD4 सेल काउंट जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो रिकरेंट फीवर, नाइट स्वेट, मेलिस, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिजिकल फाइंडिंग की हम बात करें तो लिम्फेडेनोपैथी यानी कि उसके लिम्फ नोड्स में जो है स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, स्प्लीन एनलार्जमेंट, रश, वेट लॉस, ये सारे साइन एंड सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन या एक्यूट HIV इन्फेक्शन जो है मोस्ट डेवलप ए फ्लू लाइक इलनेस विथ ए मंथ और 2 आफ्टर द वायरस एंटर टू द बॉडी, यानी कि स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल प्राइमरी इन्फेक्शन वो किसकी तरह होगा? फ्लू लाइक। तो फ्लू लाइक क्या है कि एक इंडिविजुअल को फीवर होगा, ठीक है, हेडेक होगा, मसल्स एक, जॉइंट पेन, ये सब उसको देखने को मिलेंगे, सोर थ्रोट और पेनफुल माउथ सोर्स, सोलोवन लिम्फ ग्लैंड्स मेनली ऑन द नेक। तो ये सारे जो हैं स्टार्टिंग जो एक फ्लू के सिम्टम होते हैं वही सिम्टम जो है प्राइमरी HIV इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स जो है ओवरऑल जो है हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो मैलिज यानी कि थकावट होने लगेगी इंडिविजुअल को इजीली। ठीक है, मैलिज, हेडेक और न्यूरोपैथी, ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। लिम्फ नोड के रिगार्डिंग जो है वो हम बात करें तो लिम्फ नोड में लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक की बात करें, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब हो सकता है। लीवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। मसल्स में जो है पेन होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ईसोफेगस सोर्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, फेरेंजाइटिस, माउथ सोर्स। ठीक है, तो ये कॉमन जो है फीवर, वेट लॉस, ये सारे कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सम सिम्टम ऑफ अदर सिम्टम्स ऑफ द
एड्स अदर सिम्टम्स में क्या आती है, शॉकिंग नाइट स्वेट, यानी इंडिविजुअल को नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, रिकरिंग फीवर, बार बार फीवर का आना, क्रोनिक डायरिया, ठीक है। इंडिविजुअल को जो है वो डायरिया इजीली हो जाएगा, क्योंकि जीआई इन्फेक्शन, कोई भी अगर वो बाहर कहीं भी इन्फेक्टेड फूड लेता है तो उसका, क्योंकि इम्यून डिफेंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, तो उसको डायरिया भी बार बार होगा, ठीक है। परसिस्टेंट वाइट स्पॉट और अनयूजुअल लीजन ऑन द टंग एंड योर माउथ, मतलब पेशेंट को जो है बार बार अल्सर्स होने लगे, माउथ अल्सर देखने को मिलेंगे। परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड फैटिक, ठीक है। परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड फैटिक, यानी इंडिविजुअल को नहीं समझ में आएगा कि उसको क्यों वीकनेस है, क्यों थकावट हो रही है। वेट लॉस, स्किन रैशेस, तो ये सारे अदर सिम्टम भी होते हैं। प्रोग्रेशन, अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से HIV का प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो एवरेज टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन एंड एड्स वाज 10 ईयर, ठीक है। एवरेज टाइम जो है वो कितना माना जाता है, 10 ईयर का माना जाता है कि टाइम हैज़ इंक्रीज विद द न्यू प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एवरेज टाइम माना जाता है कि एक इंडिविजुअल को HIV इन्फेक्शन हुआ है और वो एड्स की कंडीशन तक पहुँचने में उसको 10 साल लग जाएंगे, यानी कि CD4 सेल काउंट जो है वो 1000 किसी का है, उससे कम होते होते 200 तक पहुँचने में उसको लगभग 10 साल का समय लगेगा। कम भी हो सकता है, अगर उसका लाइफ स्टाइल डिपेंड कर सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। टाइम हैज़ इंक्रीज विथ न्यू प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। तो जो भी हम लाइफ स्टाइल है तो उसकी वजह से टाइम को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। CD4 सेल काउंट जो है वो कम हो जाएगा 200 से, तो उसको हम क्या कहेंगे, एड्स की कंडीशन कहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन ड्यू टू द इम्यूनोसप्रेशन रेदर देन द डायरेक्ट इंजरी बाय वायरस। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि एड्स की कंडीशन में एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन जो है वो, कि मतलब कोई डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ हो ऐसा नहीं होता, उसको नॉर्मल जो इन्फेक्शन होते हैं वही उसको मिलने लगते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है कंडीशन है एड्स की, क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, दोनों ज़रूरी हैं। फिर एविडेंस ऑफ HIV इन्फेक्शन, वायरल आइसोलेशन, मेजरमेंट ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन, डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीबॉडी, रिकॉग्निशन ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, CD4 सेल, T सेल काउंट, रिकॉग्निशन ऑफ एड्स रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की हम बात करें तो डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीबॉडी, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV इन द ब्लड। P24 एंटीजन टेस्ट मेजर वन ऑफ द प्रोटीन फाउंड इन HIV, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, मेजरिंग एंटीबॉडीज बाय एलिजा एंड वेस्टर्न बोल्ट एसे, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट जो यहाँ पर किए जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट या कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस माना जाता है वो वेस्टर्न बोल्ट एसे को माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है वेस्टर्न बोल्ट एसे, ये टेस्ट किया जाता है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए कि HIV एंटीबॉडी एक इंडिविजुअल में डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ए पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक विंडो पीरियड, तो एक इंडिविजुअल को जो है कई बार क्या होता है कि जब उसको HIV का एक्सपोज़र है, तो जैसे कि एक हेल्थ केयर वर्कर जो HIV पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, उसको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो उसके बाद भी जो है उसको तुरंत जो है नहीं HIV डिटेक्ट होगा, उसको लगभग 4 to 6 वीक का टाइम लगेगा, उसके बाद ही जो है उसका एंटीबॉडी जो है HIV की वो ब्लड के अंदर डिटेक्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमेशा माना जाता है कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है उसके कम से कम 3 मंथ बाद जो है वो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड, यानी 4 से 6 वीक तक या इंडिविजुअल को सजेस्ट किया जाता है कि 3 मंथ तक जो है उसको HIV इन्फेक्शन जब उसको मिला है उसके बाद भी उसको नहीं दिखाई देगा, तो ये टाइम जो है विंडो पीरियड का टाइम कहलाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में CD4 और CD8 सेल का रेशियो देखा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेशियो जो है यहाँ पर वो यहाँ पर कंडीशन उससे कम होने लगता है, यानी CD4 सेल जो है वो मेन T हेल्पर सेल है और इसका रेशियो जो है वो कम होने लगता है, यानी CD4 सेल काउंट जो है वो कम होने लगता है। रेशियो जो है वो CD4 सेल और CD8 सेल का वो भी यहाँ पर डिक्रीज होने लगता है। ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है वायरल लोड इज़ 5000 to 10,000, ठीक है। तो वायरल लोड जो है वो अगर
20,000 से ज़्यादा आ रहा है विदाउट द एविडेंस ऑफ क्लिनिकल डिटोरिएशन, तो ये कंडीशन हमको इंडिकेट करती है कि यहाँ पर HIV जो है वो डेवलप्ड हो रहा है एड्स की तरफ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है यहाँ किए जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट। ठीक है, तो व्हेन टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, तो कब हमको HIV का जो है स्टार्ट कर देना चाहिए ट्रीटमेंट। तो एवरीवन विद द HIV इन्फेक्शन रिगार्डलेस ऑफ CD4 T सेल काउंट शुड बी ऑफर्ड एंटीवायरल मेडिकेशन। ठीक है, तो उसको जो है कभी भी HIV थेरेपी में हम पर्टिकुलर जो है वो दे सकते हैं जब सीवियर सिम्टम दिख रहे हैं या प्रेजेंस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इस इन्फेक्शन जो है उसको दिख रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो HIV पॉजिटिव है और उसको ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह की कोई डिजीज़ डेवलप हो रही है, तब उसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। या CD4 T सेल काउंट जो है वो 350 से कम हो जाता है, तब हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अगर प्रेग्नेंट वूमेन है उसको हम दे सकते हैं। HIV रिलेटेड किडनी डिजीज़ अगर किसी को है हो रही है या प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस B और C है, तो ये सारे कंडीशन में हम एक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिए जाते हैं एंटी रेट्रोवायरल एजेंट में। सबसे पहले इंटीग्रेस इनहिबिटर। ठीक है, इंटीग्रेस इनहिबिटर वर्क बाय द डिसेबलिंग ए प्रोटीन कॉल्ड द इंटीग्रेस विच HIV used to insert its genetical material into CD4 T cells। ठीक है, तो HIV जो है इसका एक प्रोटीन होता है मेनली, जिसकी हेल्प से ही जो है वो CD4 सेल काउंट पर अटैक करता है। तो उसको जो है इनहिबिट करने के लिए, यानी कि HIV का जो वो प्रोटीन है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर राल्टेग्रेविर जो है मेडिसिन वो यूज़ की जाती है, जो कि पहली एंटी रेट्रोवायरल एजेंट है यहाँ पर। दूसरा एंटी रेट्रोवायरल एजेंट है जो कि यूज़ किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है HIV का, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता रहता है कंटिन्यूसली, और उसी की वजह से जो है वो फिर रेप्लिकेट होता है। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसको इनहिबिट करने के लिए टेनोफोविर जो है मेडिसिन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर सेम जो है, और यहाँ पर जो है लामीवुडिन जो है वो या एप्कावीर के नाम से आती है, इसको भी यूज़ किया जाता है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसको जो है इसके लिए नेविरापिन यूज़ की जाती है। यहाँ पर दो तरह की जो है यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दोनों टाइप की जो है यहाँ पर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एंट्री इनहिबिटर, यानी टू प्रिवेंट HIV फ्रॉम एंटरिंग हेल्दी T सेल्स इन द बॉडी। तो इसके लिए जो है एफुवेटाइड जो है वो जो है फिजियोन के नाम से आती है, तो एफुवेटाइड जो है वो यूज़ किया जाता है। बट मेनली जो ये ड्रग वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, यानी प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना है। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर इसको अवॉइड करना होता है, इस वाली ड्रग को नहीं देना होता है। ठीक है, इसको नॉन प्रेगनेंसी की कंडीशन में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक तरह से एडवर्स इफेक्ट रखती है, फीटस की डेथ हो सकती है या फीटस का जो है कोई भी माल फॉर्मेशन हो सकता है इसके लिए, तो इसलिए इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते हैं, बाकी मेडिसिन को कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, तो किस तरह से हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं दूसरे मेडिकेशन के अलावा, और क्या क्या मेजर्स हैं, जैसे कि फ्लू और निमोनिया वैक्सीन दे सकते हैं, ताकि इंडिविजुअल की जो है वो निमोनिया के अगेंस्ट जो है वो एक इम्यूनिटी डेवलप्ड हो। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेवल डायरिया, यानी एक इंडिविजुअल को जो है वो ट्रेवल करने के लिए प्रिवेंट करना है, क्योंकि ट्रेवल करेगा तो बाहर का खाना खाएगा और वो इन्फेक्टेड फूड हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि इंडिविजुअल ज़्यादा टाइम घर पे रहे और सेफ़ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर, सेल्फ फूड जो है वो यूज़ करे। उसके अलावा जो एक इंडिविजुअल को एजुकेशन देना ज़रूरी है कि जो उसका इन्फेक्शन है वो उसके पार्टनर को भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो बैरियर मेथड जो है वो यूज़ करने चाहिए। फूड एंड वाटर सेफ्टी, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये सब एक इंडिविजुअल को, क्योंकि उसके स्किन के रिगार्डिंग इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो कंटिन्यूसली स्किन जो है उसको स्किन इन्फेक्शन जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करने हैं।
तो ये सारे यहाँ पर जो है इस तरह से हम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है यहाँ पर नर्सिंग असिस्मेंट सबसे पहले आता है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल का नर्सिंग असिस्मेंट किया जाए। तो सबसे पहले परफॉर्म कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंप्लेंट, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर हो जाता है इम्पोर्टेंट कि क्या करना है, एक इंडिविजुअल का हेड टू टो एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है ताकि जो है हम आइडेंटिफाई कर सकें उसकी कंप्लेंट क्या है। असिस्ट द प्रेजेंट न्यूट्रिशनल पैटर्न एंड आस्क अबाउट द वेट लॉस। एक इंडिविजुअल को क्या उसका प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हमको पता करना है, एनोरेक्सिया तो नहीं हो रहा, वेट लॉस तो नहीं हो रहा, ये हमको डिटरमाइन करना है। असिस्ट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ द फीवर। एक इंडिविजुअल को जो है हमको असिस्ट करना है कि उसको जो भी साइन एंड सिम्टम है फीवर के रिगार्डिंग अगर है तो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन अगर डेवलप्ड होगा तो उस इंडिविजुअल को सबसे पहले फीवर होगा, ठीक है। चेक द CD4 सेल काउंट। तो एक इंडिविजुअल का CD4 सेल काउंट जो है वो हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है ताकि जो हमको कंडीशन पता लगे कि इंडिविजुअल की जो है वो किस तरह से एड्स की तरफ वो डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। असिस्ट फॉर द मेंटल कंडीशन एंजाइटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो एक इंडिविजुअल, क्योंकि सभी को पता होता है कि एड्स और HIV जो है वो इस तरह का इन्फेक्शन है कि उसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल का लाइफ एक्सपेंडिचर जो है वो जो है वो उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, बट कम्प्लीटली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक इंडिविजुअल जो है उसको मेंटल स्टेबिलिटी उसकी ख़त्म हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे एंजाइटी स्ट्रेस या डिप्रेशन उसको हो सकता है, सोशल आइसोलेशन उसको हो सकता है। असिस्ट फॉर द नोजिया वोमिटिंग डायरिया एंड द एनोरेक्सिया, ठीक है। तो क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो GI ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से उसको नोजिया वोमिटिंग डायरिया ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ये हमको कंटिन्यूसली असिस्ट करने हैं। हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें, फियर ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन, आइसोलेशन एंड द डेथ रिलेटेड टू हैविंग एड्स, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को जो है यहाँ पर HIV इन्फेक्शन या एड्स होने की वजह से फियर ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन हो सकता है, सोशल आइसोलेशन और डेथ का फियर उसको हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा मेन नर्सिंग गोल हो जाएगा टू रिड्यूसिंग द फीवर, ठीक है, एंड टू डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल को जो भी एनकरेज करना है, उसको असिस्ट करना है कि वो जो है उसको एंजाइटी या फियर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका कोज क्या है। एक इंडिविजुअल को एनकरेज करना है टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन, है ना। एक इंडिविजुअल को क्या उसका जो है एंजाइटी है, उसका कोज क्या है, डिप्रेशन है तो क्यों है, उसके लिए जो है उसको वर्बलाइज करने के लिए एनकरेज करना है। दूसरा जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, प्रोवाइड केयरफुल डिस्कशन एंड क्लियरिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन। एक इंडिविजुअल को हमेशा जो है उसको सारे डाउट उसको क्लियर करने हैं। हेल्प द पेशेंट टू सेट रियलिस्टिक गोल एंड एक्सपेक्टेशन, यानी इंडिविजुअल को ये रियलिटी जो है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करनी है कि उसको हाँ इस तरह का इन्फेक्शन हो चुका है, बट आगे उसको क्या रियलिस्टिक गोल हो सकते हैं, किस तरह से वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कर सकता है, किस तरह से अपनी लाइफ जो है वो HIV पॉजिटिव होने के बाद भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल एडोप्ट करके वो आराम से जो है कोशिश कर सकता है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उसकी लाइफ जो लाइफ स्टाइल उसका अच्छा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑफर द काउंसलिंग सर्विसेज। एक इंडिविजुअल को जो है काउंसलिंग सर्विसेज HIV के रिगार्डिंग वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि एनकरेज द पेशेंट टू जॉइन सपोर्ट ग्रुप, यानी कि कई सारे सपोर्ट ग्रुप होते हैं जहाँ पर कई सारे HIV पेशेंट आते हैं, कई सारे ऐसी स्टोरीज़ होती है मोटिवेशनल स्टोरीज़ जहाँ पर जो है लोग शेयर करते हैं कि किस तरह से HIV पॉजिटिव होने के बाद भी जो है उन्होंने जो है अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव किया, अपनी हेल्थ स्टाइल को उन्होंने अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन हम यहाँ पर
कर सकते हैं कि इंडिविजुअल को कि किस तरह से एक इंडिविजुअल अपना लाइफस्टाइल मैनेज करे, किस तरह से उसको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, किस तरह से वो अपने इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको फियर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा और जो रियलिस्टिक कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना होगा। ये यहाँ पर इंटरवेंशन होंगे। सेकंड, नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है रिस्क फॉर द अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क है कि कोई भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो है वो डेवलप्ड हो सकता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल को जो है यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, एक इंडिविजुअल को यहाँ पर जो है वो कापोसी सार्कोमा हो सकता है। तो ये सारे कॉमन इन्फेक्शन है जो कि HIV के साथ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहलाते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा हमारा यहाँ पर नर्सिंग गोल टू प्रिवेंट द अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। यहाँ पर इंटरवेंशन क्या करेंगे हम सबसे पहले कि एक इंडिविजुअल को जो है कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे कि HIV कंडीशन क्या है, किस तरह से CD4 सेल काउंट कम हो गया, उससे किस तरह से उसको इजीली इन्फेक्शन जो है वो अकर होने की उसको रिस्क है। एक इंडिविजुअल को एनकरेज करेंगे टू मेंटेन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड द ईटिंग अनहेल्दी फूड, और उसको जो है आउटसोर्स से कुछ भी फूड लेने के लिए मना करेंगे। एनकरेज द पेशेंट टू टेक हेल्दी डाइट एंड प्रोवाइड द एक सेफ एनवायरनमेंट के इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर उसको किसी भी तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, एनकरेज द पेशेंट टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी, ताकि उसको स्किन के रिगार्डिंग कोई इन्फेक्शन ना हो। एनकरेज द पेशेंट टू लिव इन द सेफ एनवायरनमेंट एंड अवॉइड द अननेसेसरी ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल को अननेसेसरी ट्रैवलिंग जो है वो अवॉइड करना होगा, ताकि उसको किसी भी तरह के इन्फेक्शन जो ट्रैवलिंग के कारण उसको हो सकते हैं तो उसको अवॉइड करने। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज़ द मास्क, केप और अदर जो प्रिवेंटिव सपोर्टिव डिवाइस होती है वो उनको यूज़ करनी है HIV पेशेंट को, ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि अभी कोरोना है तो HIV पेशेंट को कोरोना भी इजीली हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल होम आइसोलेट रहने की कंडीशन की ज़रूरत है अभी के टाइम में। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इंटरवेंशन हो सकते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को सजेस्ट किया जाए कि वो किस तरह से अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करे, बार बार फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करे, किस तरह से वो मास्क का यूज़ करे, रेस्पिरेटरी बैरियर का यूज़ करे ताकि उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो, किस तरह से बाहर का वो खाना जो है वो अवॉइड करे, या किस तरह से स्पाइसी फूड ये सब वो अवॉइड करे ताकि GI से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डायरिया, नोजिया एंड एनोरेक्सिया। तो एक इंडिविजुअल को क्योंकि GI इन्फेक्शन होगा तो उसको रिस्क होती है कि उसको डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर गोल क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड द बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट एंड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इंटरवेंशन क्या करेंगे यहाँ पर हम कि सबसे पहले मॉनिटर द प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। उसका प्रेजेंट जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उसको हमको मेज़रमेंट करना है कि एक इंडिविजुअल का प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस किस तरह का है, गुड है, पुअर है, किस तरह का उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न है, उसका डाइटरी पैटर्न क्या है, वो हमको असिस करना है। वी कैन असिस द वेट ऑफ द पेशेंट एंड वी आर असिस द साइन एंड सिम्टम ऑफ नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। अगर ये सब है तो पेशेंट को उसके रिगार्डिंग मेडिकेशन, एंटी एमेटिक मेडिकेशन देंगे। ठीक है, ताकि एक इंडिविजुअल को जो है वो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डाइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नोजिया, वोमिटिंग है तो उसके लिए डाइट क्या लिक्विड डाइट दे सकते हैं हम पेशेंट को, किस तरह से हम उस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तो एक इंडिविजुअल को डायरिया की कंडीशन में हम जो है वो बनाना और ये सब सजेस्ट कर सकते हैं ताकि डायरिया इजीली कंट्रोल हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हमको डाइट प्रिस्क्राइब करानी है और एनकरेज करना है ताकि पेशेंट को एक नॉर्मल डाइट पे ला सकें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डायग्नोसिस होगी फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को यहाँ पर गोल क्या हो जाएगा, टू मेंटेन
द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, सबसे पहले मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, यानी इंडिविजुअल का कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, कितना इंडिविजुअल ले रहा है, वो हमको मेंटेन करना है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी एमेटिक मेडिसिन, एंटी डायरियल मेडिसिन एज प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, थर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा यहाँ पर कि प्रोवाइड द आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आईवी फ्लूइड जो है हम प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट, एनकरेज द पेशेंट फॉर द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, तो एक ORS जो है वो या इस तरह से ओरल लिक्विड डाइट जो है वो इंडिविजुअल को एनकरेज करेंगे एज पर टॉलरेंस, क्योंकि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो ओरल डाइट जो है वो ज़्यादा एक इंडिविजुअल टॉलरेट नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको एंटी एमेटिक मेडिसिन देने के बाद कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हम फ्लूइड ओरल इंटेक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन होंगे ताकि एक इंडिविजुअल का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है यहाँ पर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू डिजीज इफेक्ट एंड अनस्टेबल मेंटल स्टेटस। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल को, क्योंकि अगर बार बार उसको फीवर आ रहा है, बार बार उसको इस तरह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार जो है GI रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे, तो एक इंडिविजुअल का जो एक कह सकते हैं कि डिजीज़ की वजह से उसका जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन नर्सिंग गोल होगा, मैनेजिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल का जो थॉट प्रोसेस है वो हमको मैनेज करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे यहाँ पर कि एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड द डेली असेसमेंट फॉर द मेंटल स्टेटस, मॉनिटरिंग फॉर द चेंज इन बिहेवियर, मेमोरी, कंसंट्रेशन एबिलिटी एंड द मोटर सिस्टम डिसफंक्शन। एक इंडिविजुअल को ये हमको डेली असेस करना पड़ेगा या उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से वो खुद भी ये मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड द पेशेंट सेफ्टी, यहाँ पर पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है ताकि एक इंडिविजुअल डिप्रेशन में आकर जो है किसी भी तरह से सेल्फ इंजरी ना कर ले। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द फैमिली मेम्बर टू कंटिन्यूसली मॉनिटर और ऑब्जर्व द पेशेंट, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूसली उसको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड कराना है और उसको जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग नीड उसको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, नेक्स्ट, असिस्ट फॉर द डिप्रेशन एंड सुसाइड सिम्टम। तो सुसाइड सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, उसको हमको फ्रिक्वेंटली असिस्ट करना है एंड एनकरेज द पेशेंट टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, एक टुवर्ड्स द लाइफ उसको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप्ड करना है एक इंडिविजुअल को ताकि वो सुसाइड और डिप्रेशन ये सब छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट, एनकरेज पेशेंट बाय द मोटिवेशन, बाय द सजेस्ट द पेशेंट टू रीड द मोटिवेशनल बुक्स। तो ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पर हम कर सकते हैं। इंस्ट्रक्ट द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनको एनकरेज करना है, इंस्ट्रक्ट करना है टू क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट सराउंडिंग द पेशेंट। ठीक है, तो दीज आर द इंटरवेंशन फॉर द मैनेजिंग द थॉट प्रोसेस। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस है। और भी यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है, जैसे कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल, या जो है इंडिविजुअल को हाई पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो सकती है रिलेटेड टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पर इंटरवेंशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि एक इंडिविजुअल को जो है उसको नॉलेज डेफिशिएट हो सकता है, तो किस तरह से उसको नॉलेज, उसको एक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं इफेक्टिव एविएट्स यूज़ करके, उसको बता सकते हैं डाइट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, डाइट्री किस तरह से उसके लिए हेल्पफुल है, किस तरह से उसको लाइफस्टाइल मैनेज करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन ये सब अवॉइड करना है, डेली एक्सरसाइज, योगा प्रैक्टिस उसको करनी है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग उसको हम कंप्लीट हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, कि अगर सब कुछ अगर मैनेज करते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है HIV पॉजिटिव होने के बाद भी एड्स तक की कंडीशन उसको बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, और वो जब तक अपना लाइफ जो है वो इजीली जो है सर्वाइव कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बस उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो है इन्फेक्शन कॉमन टू द HIV और एड्स जो है अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन वो क्या क्या हो सकते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन का कारण होते हैं। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, साइटोमेगलोवायरस, कैंडिडियासिस और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोसोडियासिस। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर एक
सीवियर इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रीट होने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसी को है तो उसको ट्रीट होने में काफ़ी टाइम लगता है। एक इंडिविजुअल को जिसको एड्स नहीं है उसको भी बहुत टाइम लगेगा, बट जिसको एड्स हो जाता है उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो फिर एक कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन बनती है और कहीं ना कहीं वो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, कैंसर हो सकते हैं जैसे कापोसी सारकोमा, लिम्फोमा, ये कॉमन कैंसर कंडीशन है जो HIV पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस या कापोसी सारकोमा या स्किन कैंसर है। ठीक है, इसी तरह से जो शिंगल्स जो है ये भी स्किन इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन है जो HIV में देखने को मिल सकते हैं। अदर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वेस्टिंग सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन सच एज कन्फ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग मीन्स द सोशल आइसोलेशन। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, टॉकिंग, डिमेंशिया, कॉम्प्लेक्स किडनी डिजीज, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन अकर इन द कंडीशन ऑफ HIV। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है होपफुली आपको सब समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा कंडीशन है जो कि आपको नहीं समझ में आया, कोई टर्म है, कहीं पर डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करने की। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।